Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today I will discuss the part 2 of the chapter Indian Freedom Movement and National Awakening in Assam. ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 आज हम बनाने जा रहे हैं. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू. ठीक है, सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है, ये जो वीडियो है उसको लाइक शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम. हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे कैसे सोशल रिलीजियस कुछ ग्रुप थे. ठीक है, उन्होंने आसाम में इवॉल्व होना स्टार्ट किया. जैसे अखमिया भाषा उन्नति हादिनी होगा, उसके बाद आसाम छात्र सम्मेलन, आसाम एसोसिएशन, ऑल आसाम जो कांग्रेस की कमेटी थे. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट हुआ था गांधी जी के दौरान, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, उसका जो इंपैक्ट आसाम में कैसा पड़ा वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट एंड आसाम, ये थोड़ा माइंड मैप लोड होने में टाइम लगेगा तो थोड़ा पेशेंस रखना. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 पे स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और इसका जो इंपैक्ट था आसाम में कैसा था वो हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था? देखो 1905 ने ब्रिटिशों ने क्या किया, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. ठीक है, तो इसका अब इंपैक्ट हम देखते हैं. देखो, द न्यू प्रोविंस proposed to constituted by British government by combining Assam and Eastern Bengal was first named as Eastern Bengal. मैंने पहले ही बोला था बंगाल को ब्रिटिश ने दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था वेस्टर्न बंगाल और एक था ईस्टर्न बंगाल एंड असम. लेकिन जो ईस्टर्न बंगाल एंड असम पार्ट था, इसको पहले ब्रिटिश ने क्या नाम दिया था? ईस्टर्न बंगाल नाम दिया था. आसाम जो नाम था वो हटा दिया था ब्रिटिश ने. लेटर द ब्रिटिश एग्रीड टू चेंज द नेम एंड द न्यू नेम बिकम ईस्टर्न बंगाल एंड असम. लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके ईस्टर्न बंगाल से ईस्टर्न बंगाल एंड असम किया था. क्यों किया था? देखो उस टाइम पे जो यूरोपियन टी प्लांटर्स थे, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ, टी का जो प्लांटर्स थे आसाम में, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, आसाम के जो टी है, चाय पत्ती है, वो यूरोपियन मार्केट में बेचते थे. और आसाम का जो चाय पत्ती है वो आसाम टी के नाम से फेमस होता था. ठीक है, लेकिन ये जो ब्रिटिश ने नाम रखा था ईस्टर्न बंगाल, इस पे तो आसाम नाम ही नहीं था. तो इसको ऐड करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम नाम दिया था. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. कमिश्नर ऑफ आसाम फुलर बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द न्यू प्रोविंस. जो न्यू प्रोविंस को ब्रिटिश ने फॉर्मेशन किया था उसका नाम क्या था? ईस्टर्न बंगाल एंड असम. उसका जो कमिश्नर था, ठीक है, फुलर नाम था, वो बना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द न्यू प्रोविंस. मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? फुलर था. At the same time, the capital of Assam was shifted from Shillong to Dhaka. और जो आसाम का कैपिटल था उसको शिफ्ट करके शिलोंग से ढाका कर दिया था. ठीक है, ढाका बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न बंगाल एंड असम. जो न्यू प्रोविंस था ईस्टर्न बंगाल एंड असम, उसका कैपिटल अब क्या था? ढाका था. सॉरी, मैंने पहले ये कैपिटल ऑफ असम लिखा था. कैपिटल ऑफ असम नहीं होगा, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम होगा. ठीक है, उसका जो कैपिटल था अब क्या था? ढाका था. यह क्वेश्चन आ सकता है, जो ब्रिटिश ने फॉर्मेशन किया ईस्टर्न बंगाल एंड असम, उसका कैपिटल कौन सा था? ढाका. उसके बाद देखते हैं. इन द मीन टाइम द इफेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंडेड अप टू असम. स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली इंडिया पे स्टार्ट हुआ था पहले, लेकिन उसका इंपैक्ट धीरे धीरे असम में पड़ने लगा. अखम केसरी, अंबिकागिरी राय चौधरी एंड गोविंद लाहिरी फॉर्म्ड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी. इसको प्रोटेस्ट करने के लिए अंबिकागिरी राय चौधरी एंड गोविंद लाहिरी ने क्या किया, स्टूडेंट को मिला के एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया कि इसको जो बंगाल पार्टीशन है इसको प्रोटेस्ट किया जाए. ठीक है, द पीपल ऑफ असम यूज्ड लोकल अंडी, मुगा, कॉटन, खादी क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स. आसाम के जो लोग थे ब्रिटिश के दिया हुआ क्लॉथ्स के बजाय जो आसाम में लोकली प्रोड्यूस होता था उसको यूज करने लगा एज ए प्रोटेस्ट. ठीक है, उसके बाद देखते हैं
Ambikagiri established a revolutionary organization, Seva Sangha, with the help of revolutionary activists Khudiram Bose, बरिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त एक्सेट्रा। अंबिकागिरी रायचौधरी ने क्या किया, कुछ लोगों को मिला के एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। किस लिए? ये जो बंगाल पार्टीशन हो रहा है इसको अपोज करने के लिए, ठीक है। और उस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन थे? खुदीराम बोस, बरिंद्र घोष एंड उल्लासकर दत्त ऑफ कलकत्ता। A bomb was planted on Guwahati-Shillong road targeting to kill J.B. Fuller on 7 September। इन लोगों ने क्या किया, जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फुलर, इसको मारने के लिए एक बॉम्ब का भी प्लांटेशन किया था वो लोगों ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, The British government tried to keep aside the Brahmaputra Valley people from the influence of the Swadeshi movement। तब ब्रिटिश ने सोचा कि ये जो मूवमेंट है आसाम में भी स्प्रेड हो रहा है, तो जो ब्रह्मपुत्र वैली के लोग थे उनको इस मूवमेंट से सेपरेट करने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाए थे ब्रिटिश, ठीक है। वो कौन सा था? टू बी सक्सेसफुल इन दिस ऑब्जेक्टिव दे टुक सम वेलफेयर एक्टिविटीज। ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों को बोला, ब्रह्मपुत्र वैली के लोगों को, कि हम तुमको कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज दे देंगे, लेकिन आप ये स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। क्या क्या था वो देखो, टू इंट्रोड्यूस एसामीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उस टाइम में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते थे, ठीक है, उसमें एसामीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ऐड किया सिलेबस में। उसके बाद टू ओपन बैचलर डिग्रीज इन ऑल डिपार्टमेंट इन कॉटन कॉलेज टू रिवैम्प द इंस्टीट्यूशन एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कॉटन कॉलेज में क्या किया उन लोगों ने, जितने भी बैचलर डिग्रीज थे उसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया। टू रीइंट्रोड्यूस मौजादारी सिस्टम इन द ब्रह्मपुत्र वैली। ये जो मौजादारी सिस्टम है ये क्या है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मौजादारी सिस्टम। एंड टू इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। ये थोड़ा याद रखना, ये जो 20 पॉइंट सेटलमेंट ऑफ लैंड है ये मतलब क्या है, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, लोगों को लैंड एलोकेशन करते थे, ठीक है। और लैंड एलोकेशन कैसे करेगा, 20 क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। 20 क्राइटेरिया के ऊपर जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं 20 पॉइंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। ये जो एक्टिविटीज थे, ये एक्टिविटीज ने ब्रिटिश ने तब किया था, किस लिए, क्योंकि लोग स्वदेशी मूवमेंट पे ज्वाइन ना करें इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो उसके बाद आते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड असम। स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड असम। इसका जो इंपैक्ट था असम में वो देखेंगे आप, ठीक है। देखो दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड लास्टेड थ्रू 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था, एंड लास्टेड कब तक चला था, 1922 तक चला था, ठीक है। सपोर्टेड ऑल अलोंग बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसको सपोर्ट कौन करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करता था। अंडर महात्मा गांधी's लीडरशिप द मूवमेंट एम्ड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू द नॉन वायलेंस। इसका जो मेन एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो क्या था, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था उससे हटाना है अब, ठीक है, थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के जरिए ब्रिटिश को इंडिया से हटाना है, ठीक है। एट द 7th सेशन ऑफ असम एसोसिएशन held at Tezpur in December 1920, the association, after considerable debate, took the resolution of joining the non-cooperation movement। पहले जो आसाम पे उस टाइम पे जो रिलीजियस ग्रुप थे कुछ, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आसाम एसोसिएशन था उनका एक मीटिंग हुआ था तेजपुर में, वो मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है गांधी जी का, उसको हम ज्वाइन करेंगे। And to follow the directives of the Congress on the matters regarding the movement। और कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उनका जो डायरेक्टिव्स था वो आसाम में हम लागू करेंगे, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन असम रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद द विजिट ऑफ गांधी टू असम इन अगस्त 1921। तब क्या किया, गांधी जी ने 1921 में असम में विजिट किया।
और वो जो विजिट किया था गांधी जी ने, तो उस टाइम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असम में पीक पे चला गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे some of the prominent youth leaders of the movement were লক্ষীধর শর্মা, রোহিণীকান্ত হাতিবৰুৱা, বিমলাকান্ত বৰুৱা, কনক চন্দ্र বৰুৱা, बेनुधर शर्मा, तिलक शर्मा एंड सो ऑन। उस टाइम पे ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे असम में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, फॉलोइंग द स्टूडेंट्स मेनी लॉयर्स लाइक नवीन चंद्र बरदলৈ, कुलधर चलिहा, तरुणराम फुकन, कामिनी कुमार चंद, विष्णुराम मेधी लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिस एंड जॉइन द मूवमेंट। उसके बाद क्या किया, कुछ लॉयर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जो ब्रिटिश के अंदर काम करता था, जैसे नवीन चंद्र बरदলৈ हो गया, कुलधर चलिहा हो गया, इन लोगों ने क्या किया, अपना जॉब छोड़ के ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं with the growing influence of the movement national schools were opened at Guwahati, Nalbari, Jorhat, Tezpur, Shivasagar, Nagaon, Karibganj and Moulbibazar। ठीक है, कुछ उस टाइम पे इस नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कुछ नेशनल स्कूल का भी स्टैब्लिश किया गया, जहां पे इंडियन लैंग्वेजेस को सिखाया गया था। कौन सा था, गुवाहाटी पे था, नलबारी पे था, जोरहाट पे था, शिवसागर पे था। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड एट गुवाहाटी इन February 1921। याद रखना, जो पहला नेशनल स्कूल कहां पे स्टैब्लिश हुआ था, गुवाहाटी पे। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1921 पे, व्हिच वाज नेम्ड एट तिलक मेमोरियल स्कूल। ये भी याद रखना, स्कूल का नाम क्या था, तिलक मेमोरियल स्कूल, व्हिच वाज इन द मेमोरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके नाम पे एक स्कूल का स्टैब्लिश किया था और ये पहला नेशनल स्कूल असम में स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं one of the major impact of the movement in Assam was the fall of opium consumption। ये मैंने पहले ही बोला था कि असम में एंटी ओपियम कैंपेन चल रहा था उस टाइम में, ओपियम को बैन करने के लिए, उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को बैन करने के लिए चला था। तो उस टाइम में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था उसका एक सक्सेसफुल जो मेजर था वो क्या था, ओपियम कंजम्पशन को बैन करना, फॉल करना। ठीक है, another important constructive work was popularizing the use of khadi एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ खादी। खादी क्या है, एक टाइप के फैब्रिक है जिसको हैंड वुवन है, वो हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, और वो नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लॉथ्स था, खादी क्लॉथ्स, उसको पॉपुलराइज किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन असम 1930 टू 1934। ठीक है, ये जो मूवमेंट था इसका इंपैक्ट असम में कैसे पड़ा था वो हम डिस्कस करेंगे। ये डेट याद रखना, 1930 टू 1934। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, गांधी gave a call for a civil disobedience movement इन 1930s। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था 1930 पे। इट्स एम वाज टू पैरालाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक इलीगल एक्ट। उस टाइम पे ब्रिटिश ने कुछ इलीगल एक्ट लाए थे, उसको पैरालाइज करने के लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। On March 12, 1930, Gandhi, along with 78 companions, which also included Sarojini Naidu, started from Sabarmati Ashram to the sea coast of Dandi। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने क्या किया था, उनके साथ 78 लोगों को मिला के एक मार्च किया था। ठीक है, सबरमती आश्रम से डांडी तक। किस लिए किया था वो आप देखेंगे। अब एट डांडी ही एंड हिज फॉलोअर ब्रोक द सॉल्ट लॉ। याद रखना, सॉल्ट लॉ। ये सॉल्ट लॉ क्या है, उस टाइम पे ब्रिटिश ने एक एक्ट लाया था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ पे क्या होता था, जितना भी प्रोडक्शन था सॉल्ट का, जितना भी कंजम्पशन था, वो सारे के सारे ब्रिटिश के अंडर था। मतलब ब्रिटिश एक मोनोपोली सेट किया था सॉल्ट प्रोडक्शन के ऊपर, और जो इंडियन लोग थे उनको सॉल्ट प्रोडक्शन करने के लिए मतलब बाधा दिया गया था। ठीक है, मतलब आप सॉल्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकते अगर आप इंडियन हो तो, बाई प्रिपेयरिंग सॉल्ट इलीगली। ठीक है, दिस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली। ये जो मूवमेंट चला था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, ये रैपिडली पूरे इंडिया पे वायरल होने लगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। इन असम लीडर्स लाइक हेमचंद्र बरुआ, एम ताइबुल्ला, विष्णुराम मेधी, अंबिकागिरी राय चौधरी
assembled at the judges field at Guwahati and expressed their solidarity with the Gandhiji's salt सत्याग्रह। जो गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, उसको ज्वाइन किया था गुवाहाटी पे हेमचंद्र बोरा में। उन लोग क्या करते थे, जो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसको ऑब्जर्व करते थे जजेस फील्ड में, ठीक है। द असम छात्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल सेशन एट गुवाहाटी टू डिस्कस इट्स प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद जो आसाम छात्र सम्मेलन है, ये हमने पहले भी देखा था, इन लोगों ने क्या किया, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन दिया था कि हमें आसाम में कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये मूवमेंट में कैसे हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू पिकेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। पिकेट मतलब क्या है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के सामने धरने पे बैठ जाना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। अराउंड 3,117 आउट ऑफ 15,186 स्टूडेंट लेफ्ट द इंस्टीट्यूशंस बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 1930 में जुलाई एंड अगस्त के बीच में, ठीक है, जो 15,000 15,186 स्टूडेंट ने क्या किया, उन लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से लेफ्ट कर दिया एंड ये धरने पे बैठ गए, ठीक है। पिकेटिंग वाज सून एक्सटेंडेड टू ओपियम एंड लिकर शॉप। जितने भी ओपियम के शॉप्स थे, जितने भी लिकर के शॉप्स थे, उसके सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। Peasants too got engaged in the movement by demanding reduction in the land revenue। धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी किसान लोग हैं उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनके ऊपर लैंड जो टैक्स लगा हुआ है उनको कम करने के लिए by 50%, ठीक है। फॉरेस्ट लॉस were also violated in certain area। स्टूडेंट अनरेस्ट took place in सुरमा वैली as well। ये सिर्फ आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली पे भी नहीं था, ये सुरमा वैली पे भी एक्सटेंड हो गया था ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट एंड असम, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी जी ने भी इसे भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और इसका जो इंपैक्ट था असम में वो कैसा था अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942 पास द फेमस क्विट इंडिया और भारत छोड़ो रेजोल्यूशन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, ये जो क्विट इंडिया का एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया 1942 में। नाम पे ही आपको पता चल रहा है भारत छोड़ो, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको भारत छोड़ने के लिए बोला गया इस रेजोल्यूशन में। गांधीजी's स्पीच एट द हिस्टोरिक अगस्त मीटिंग टूक प्लेस एट ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे एंड दिस प्लेस इज नाउ नोन एज द अगस्त क्रांति मूवमेंट। गांधी जी ने उस टाइम पे 1942 में जब रेजोल्यूशन पास किया था उसके बाद एक फेमस स्पीच दिया था, कहां पे, जो आज के डेट में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। A great struggle was launched demanding immediate freedom and end of British rule। इसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश को इमीडिएटली भारत छोड़ना चाहिए और उनका जो रूल है इंडिया पे वो खत्म करना चाहिए, ठीक है। The government on its part suppressed the agitation with an iron hand। जब गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं लोग, तो इसको आयरन हैंड से सप्रेस किया। आयरन हैंड मतलब वेरी ब्रूटली, उनको लाठी से मारा गया, ठीक है। उनके मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया। द कांग्रेस पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड इट्स लीडर इंक्लूडिंग गांधी वर पुट बिहाइंड द बार्स। कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबको जेल में डाल दिया, ठीक है। Like in other parts of India, in Assam also the major Congress leaders were arrested। इंडिया की तरह आसाम में भी जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे सबको अरेस्ट किया गया। एंड द आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एंड अदर सब्सिडरी बॉडीज वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। और जितने भी कांग्रेस के पार्ट थे आसाम में सबको अनलॉफुल डिक्लेयर किया। All the forms of meeting, हड़ताल एंड गैदरिंग were banned। जितने भी मीटिंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जितने भी हड़ताल अरेंज किए थे उन लोगों ने सबको बैन किया गया। The movement in Assam started with the non-violent method of हड़ताल, processions and demonstrations and picketing। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आसाम में, ये एज ए नॉन वायलेंस मेथड स्टार्ट हुआ था, इसमें कोई वायलेंस का कोई हिस्सा नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब, throughout the country the British responded to the movement by mass arrest and public flogging।
ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी लोग हड़ताल कर रहे थे, जितने भी लोग मतलब आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग थे, सबको, ठीक है, सबको टॉर्चर करने लगा और मास अरेस्ट करने लगा, सबको अरेस्ट करके जेल में डाला गया। इन आसाम टू द गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग स्टर्न मेजर्स टू रिप्रेस द मूवमेंट। आसाम में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्टली ये मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए परमिशन दे दिया। कुशल कौर was hanged in connection with the derailment of a train at होरूपथर। ठीक है, कुशल कौर जो आसाम के फर्स्ट मार्टियर है, ठीक है, उसको क्या किया, हैंग किया गया। किस लिए, क्योंकि उसको मतलब ऐसे उन लोगों ने क्या किया, सस्पेक्ट किया कि वो डिरेलमेंट, ट्रेन का जो डिरेलमेंट होता है मतलब पटरी से हटा देना, वो एक्टिविटी में वो एंगेज थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या किया, हैंग किया गया। ही वॉज द ओनली मार्टियर टू बी हैंग्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये ओनली मार्टियर है जिसको हैंग किया गया। ठीक है, उसका नाम था क्या, कुशल कौर। उसके बाद देखते हैं, ब्रूटल पुलिस फायरिंग टुक प्लेस एंड पाठासारकुसी, बोरपेटा, फोकिराग्राम, ढेकियाजुली एंड गहपुर, killing hundred of people including a 14-year-old कनकलता बरुआ of गहपुर। ठीक है, उस टाइम में जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने आए उसको सारे को ब्रिटिश ने क्या, फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें से एक 14 इयर्स गर्ल था जिसका नाम था कनकलता बरुआ। Despite of the active involvement of the leaderless people in the movement was snuffed out very soon। देखो, लेकिन क्या हुआ था, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे सबको जेल में भरा दिया था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि लीडरलेस था ये मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बरदोली। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बरदोली। गोपीनाथ बरदोली जब इलेक्ट हुआ था, उसका मिनिस्ट्री जो फॉर्मेशन हुआ था वो आसाम में क्या क्या काम किए थे वो अब देखेंगे अब। ठीक है, द इलेक्शंस conducted after the World War II in 1946। पहले क्लास में भी बता चुका हूं, 1946 में आसाम में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। The Indian National Congress emerged as the majority party by winning 58 seats out of 108 seats। और आसाम प्रोविंस में स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 58 सीट जीते। ठीक है, thus कांग्रेस formed the government with गोपीनाथ बरदोली as the Prime Minister of Assam। ठीक है, और गोपीनाथ बरदोली को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम डिक्लेयर किया। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, यहां पे स्टेट्स नहीं था, यहां पे क्या था, प्रोविंसेस था। इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टेट्स डिक्लेयर किया सबको। तो प्रोविंस में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, और फिलहाल के लिए जो स्टेट्स है उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट को सीएम बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम में गोपीनाथ बरदोली को प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब In 1947, the partition of India disrupted the communication between the northeastern region and rest of India। लेकिन 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। ठीक है, जो ईस्टर्न बंगाल था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोल के डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रेस्ट ऑफ द इंडिया से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करने लगा क्योंकि पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे। The partition also disrupted the complex economic ties that existed between Bengal, Assam and Arakan region। ये जो बंगाल, असम एंड अराकन रीजन है, ये रीजन ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिगो, टी, जूट, सिल्क, इसका प्रोडक्शन होता था। ठीक है, वो इसमें रिच था। लेकिन पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, ये जो इकोनॉमी था, ये इकोनॉमी डाउन होने लगा। ठीक है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द रीजन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बरदोली मिनिस्टर ने क्या किया, ये पार्टीशन के बाद ये जो रीजन है इसको डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि ये रीजन सोशियो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जाते हैं। देखो यहां पे, ठीक है, तो यहां तक ही था, जितने सारा मूवमेंट था असम में उसका इंपैक्ट क्या था, जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो असम में कैसे चला था। अब देखेंगे कुछ असम में उस टाइम के दौरान, पार्टीशन के दौरान या फिर इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस सबसे पहले था असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम। ठीक है,
द ओरिजिन ऑफ असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1913। इसका जो ओरिजिन था 1913 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। When an agricultural research station was established at करीमगंज, 1930 में एक एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन का एस्टेब्लिश हुआ था करीमगंज पे, और दूसरा कहां पे हुआ था, तीताबर पे। ऐसा दो एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशंस बनाया गया था तब, ठीक है। Which led to the establishment of Assam Agricultural College at Jorhat and the Assam Veterinary College at Nagaon। और ये दो रिसर्च सेंटर से डेवलप हुआ आसाम एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड आसाम वेटरनरी कॉलेज। एक था जोरहाट पे और एक था नगांव पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन 1969 द आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एम्ब्रेसिंग बोथ दिस कॉलेजेस। ये जो दो कॉलेजेस थे इसको मार्च करके आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाया गया। कब, 1969 में। तो ये आपको याद रखना है, 1969 पे आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। एंड शिफ्टिंग द वेटरनरी कॉलेज फ्रॉम नौगांव टू द प्रेजेंट लोकेशन एट खानापारा। और ये जो आसाम वेटरनरी कॉलेज था इसको शिफ्ट किया गया कहां पे, खानापारा पे, गुवाहाटी पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आर। अब देखेंगे कुछ जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ये आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के, वो डिस्कस करेंगे। टू प्रोड्यूस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्सेज इन फार्म सेक्टर। जितने भी फार्मिंग सेक्टर है उस पे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ठीक है। टू कैरी आउट रिसर्च इन बोथ द कन्वेंशनल एंड फ्रंटियर एरियाज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। जो फार्मिंग सेक्टर है उसका प्रोडक्शन कैसे बूस्ट किया जाए उसके लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर दे उन लोगों ने। टू ऑप्टिमाइज एज वेल एज डिसेमिनेट द जनरेटेड टेक्नोलॉजीज एज द पब्लिक गुड। जो फार्मिंग सेक्टर के लिए जो अच्छा टेक्नोलॉजी होगा वो लोगों के बीच में अवेयर करने लगा लोगों को, ठीक है। टू एक्सपांड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिटिंग द फूड ग्रोअर्स एंड प्रोड्यूसर। जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं या फिर ग्रो करते हैं उनके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा होगा ये कौन डिसाइड करते हैं, आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। टू मेंटेन ए बैलेंस अमॉन्ग ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हाइल एम्फसाइजिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी एंड ओवरऑल फूड सिक्योरिटी। कैसे असम में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, उसके बाद कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए फूड फार्म सेक्टर को, तो इस पे काम करते थे आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और उनका ये मेन एम भी था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आसाम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बेरी व्हाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड at the Dibrugarh in 1900 using a donation of 50,000 from Dr. John Very White, a civil surgeon of the East India Company। ब्रिटिश के दौरान 1900 पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्जन था जिसका नाम था जॉन बेरी व्हाइट। उन्होंने क्या किया, 50,000 का फंड उठाया, डोनेशन उठाया और एक क्या किया, एक स्कूल खोला, बेरी व्हाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसमें मेडिसिन प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। After independence on 3rd November 1947, the college was formally renamed to become the Assam Medical College। ये जो उन्होंने बेरी व्हाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन था इसको इंडिपेंडेंस के बाद नया नाम दिया गया जिसका नाम था असम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। The state government in 1959 headed by Bimola Prasad Chaliha, the then Chief Minister of Assam, Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, the then Finance Minister, Mr. Rupnath Brahma, and the then Minister of Assam decided to have a second medical college in Assam। उसके बाद 1951 में जो असम के चीफ मिनिस्टर्स थे along with other ministers, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि असम में सेकेंड एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली द वैकेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिल्डिंग एट जालूकबारी were taken over and arrangement were started by August 1960। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो जालूकबारी पे आयुर्वेदिक कॉलेज था वो वैकेंट पड़ा था तो उसको चेंज करके क्या बनाया, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज बनाया, ठीक है। 1960 पे, यह डेट याद रखना, 1960 द गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेशन कब किया गया था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का, 1960 पे। इन 1968 सिलचर मेडिकल कॉलेज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड और 1968 में थर्ड जो मेडिकल कॉलेज असम में आया था वो था सिलचर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कब इनॉग्रेशन हुआ था अब डिस्कस करेंगे। अब
The University of Guwahati, popularly known as the Guwahati University, is the oldest and first public university of North East India. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सा था? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. कौन सा था? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था. ठीक है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1948. यह डेट भी याद रखना, 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया. The first court meeting of the university was held on 26 जनवरी 1948. इसका जो पहला मीटिंग था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1948 था, which was considered as the foundation day. और इसको फाउंडेशन डे भी माना जाता था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का. Now the university area is known as the गोपीनाथ बोरदोलोई नगर. और फिलहाल के डेट में जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एरिया है उसको क्या नाम जाना जाता है? गोपीनाथ बोरदोलोई नगर. ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर 4. ठीक है. ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है. ये जो स्लाइड है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. तो थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं.